सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो ये चुनाव करेगा वो ये तय करेगा कि क्या ये देश लोगों की मर्जी से चलेगा या एक आदमी के मन की बात से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। 10 साल बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उनको मुस्लिम लीग, मीट, मटन, मछली, मुर्गा याद आता है, उनको मंगलसूत्र और भैंस याद आ जाती है। वो अडानी और अंबानी को एक टेम्पो बताने लगते हैं आपको कि बोरों में भर भर के टेम्पो में लाद लाद के काला धन बट रहा है। अब मुझे मोदी जी से गुस्सा नहीं आता है, उनकी बातें जुमला नहीं लगती। अब मुझे इस देश के प्रधानमंत्री की मनोस्थिति, उनकी मानसिक स्थिति पर गहन चिंता है। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं बायोलॉजिकल ही नहीं, मैं स्वयंभू हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। इस देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक जीवन में मंच से, चुनावी मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग किया। मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि पंजाब इस बार हमें अच्छे नंबर से जिताएगा। आई थिंक ड्रग का मेनेस सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे देश में भयंकर। आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, जो मुद्रा एयरपोर्ट पर भर भर के पकड़ी जा रही है ड्रग्स, ये कहां से आ रही है? सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। मणिपुर जाने की हिम्मत और हैसियत नहीं है, चले हैं हमें वीरता का पाठ पढ़ाने। मानसिक रूप से मोदी जी की मुझे बहुत चिंता है, उनको इस समय इलाज की, डॉक्टरों की और दुआओं की जरूरत है। आप सबको मेरी सत श्री अकाल, मेरी नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि आज अमृतसर में हूँ। मुझे हरमंदिर साहब जाके दर्शन करने का मौका मिला और सबके लिए अमन, चैन, शांति की प्रार्थना की। ये चुनाव बहुत ज़रूरी चुनाव है। कल मैं चंडीगढ़ में थी, मैंने ये बात कही और आपसे भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश लोकतंत्र रहेगा, क्या ये देश संविधान से चलेगा, क्या यहाँ पर किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की बात सुनी जाएगी, क्या यहाँ पर एक आदमी की तानाशाही चलेगी, क्या एक आदमी की मनमर्जी चलेगी। ये बहुत सारी चीज़ें ये चुनाव डिसाइड करेगा। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो ये चुनाव करेगा वो ये तय करेगा कि क्या ये देश लोगों की मर्जी से चलेगा या एक आदमी के मन की बात से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि संविधान जिस स्वरूप में है, ये जो हमारा संविधान है, द मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट, हमारा सबसे पावन डॉक्यूमेंट जिससे हमारी सरकार चलती है, हमारे देश की दशा दिशा निर्धारित होती है, ये तय करेगा कि क्या देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये चुनाव तय करने जा रहा है। ये चुनाव जिस सर्कमस्टेंसेस में, जिस परिवेश में लड़ा जा रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये चुनाव लड़ा जा रहा है, 10 साल प्रचंड बहुमत की एक सरकार बनी, उस सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी, लोगों ने उनकी बातें सुनकर उनको जिताया और जीतने के बाद लोगों की एक आशा थी, एक आकांक्षा थी कि नई सरकार है, प्रचंड बहुमत की है, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन 10 साल बाद मुझे लगता है हर वर्ग, 10 साल बाद हर वर्ग ये कह रहा है मेरा क्या हुआ। युवा कह रहा है मेरा रोजगार कहाँ है, गरीब आदमी कह रहा है मैं क्यों गरीब होता जा रहा हूँ, किसान कह रहा है भैया जो मुझसे वादे किए थे उनका क्या, महिलाएं कह रही हैं हम इतने असुरक्षित क्यों हैं, जो हाशिए पर लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हमारी गिनती क्यों नहीं हो रही है। तो 10 साल हमने इवेंटबाजी खूब देखी, हमने बड़े बड़े इवेंट देखे, हमने खूब चकाचौंध देखी, हमने 24/7 मीडिया पर एक ही व्यक्ति की फ़ोटो देखी। और मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने से, मैं तो आपके बीच की हूँ तो थोड़ी आपसे तीखी बात भी कर सकती हूँ। आपकी तरह 20 साल जर्नलिज्म किया मैंने। टीवी खोलिए, हर चैनल पर हर फ्रेम में मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। रेडियो ऑन करिए, मन की बात ही सुनाई देती है, एक ही व्यक्ति मित्रों करते सुनाई देता है। पेट्रोल पंप चले जाइए, होर्डिंग पर मोदी जी, परचून की दुकान जाइए, सामने वाली होर्डिंग पर मोदी जी, यहाँ तक कि शौचालय भी कोई जाता है पब्लिक यूरिनल तो उसके बाहर भी मोदी जी। तो ये जो एक गुब्बारा है ना, ये फूलता गया फूलता गया फूलता गया 10 साल में। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि हमने आपको बहुत विश्वास से जिताया था, और मेरा अपना मानना है कि मोदी जी को बहुत अच्छा बहुमत लोगों ने दिया था, बहुत विश्वास से जिताया था, बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन आज 10 साल बाद जब मुझे ऐसा लगा और हम सबको लगा कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री आएंगे और 10 साल बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे मैंने 10 साल में ये काम किया है और मुझे इस बेसिस पर आप वोट दीजिए। लेकिन 10 साल बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उनको मुस्लिम लीग, मीट, मटन, मछली, मुर्गा याद आता है, उनको मंगलसूत्र और भैंस याद आ जाती है। वो अडानी और अंबानी को एक टेम्पो बताने लगते हैं आपको कि बोरों में भर भर के टेम्पो में लाद लाद के काला धन बट रहा है। अरे भैया तो अडानी और अंबानी का वो टेम्पो पकड़िए। फिर अब उन्होंने एक इतना बड़ी बात कह डाली, जब सब कुछ फेल हो गया मोदी जी को लगा कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। क्योंकि जब मंगलसूत्र पर उन्होंने बोला तो इस देश की महिलाओं ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है मंगलसूत्र पर बोलने की, ये दाम्पत्य का बहुत ही पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। भैंस पर बोला तो हमने कहा भाई 55 साल हमने सरकार चलाई, हमने तो किसी की भैंस, किसी का कमरा, किसी की मंगलसूत्र नहीं लिया।
फिर मोदी जी ने पैंतरा बदलकर एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मुझे उनकी चिंता होती है। अब मुझे मोदी जी से गुस्सा नहीं आता है, उनकी बातें जुमला नहीं लगती। अब मुझे इस देश के प्रधानमंत्री की मनोस्थिति, उनकी मानसिक स्थिति पर गहन चिंता है। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, मैं स्वयं हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। परसों नरसों मैं एक चैनल पर देख रही थी जो यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर मोदी जी कहते हैं मैं अविनाशी हूँ। हिंदू धर्म में अजर अमर अनंत अविनाशी सिर्फ ईश्वर को कहा गया है और मान्यता है कि पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी नश्वर है। तो अपने आप को अविनाशी बुला देना, अपने आप को कहना कि मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, अपने आप को कहना कि मैं स्वयं हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है, तो भाई फिर सवाल तो पूछा जाएगा। और सवाल पूछा जाएगा कि आपकी इन दैवीय शक्तियों का क्या फ़ायदा हुआ देश को। और जब ये सवाल अभी पूछे ही जा रहे थे और मैं सवाल अभी पूछूंगी, मोदी जी ने कल एक ऐसी बात करी जो मेरे बगल में बैठी हुई महिलाएं, यहाँ पर आई हुई महिलाएं, सबको शर्मसार कर दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने वो किया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं किया था, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक जीवन में मंच से, चुनावी मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग किया। मतलब मुजरा कितना सेक्सिस्ट शब्द है, कितना आधी आबादी के खिलाफ शब्द है, कितना गंदी घिनौनी मानसिकता वाला शब्द है। ये हारी हुई बाजी की अंतिम चालें चलते हुए नरेंद्र मोदी हैं और कुछ नहीं है। मतलब आप इतने डेस्परेट हो गए, आप इतने रैटल्ड हो गए, आप इतनी आगामी हार से डर गए, आप मुजरा शब्द का प्रयोग करने लगे। और मुझे गुस्सा इस बात से भी ज्यादा आया कि चलिए प्रधानमंत्री का मानसिक और नैतिक दिवालियापन सारा देश देख रहा है। महिला मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, अडानी अंबानी का जब स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया था टेम्पो वाला, तो किसी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन महिला मंत्री मुजरे वाली बाइट शेयर कर रही है। आपको शर्म नहीं आती है? इस देश की आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को, और उनकी महिला मंत्री ये काम कर रही हैं। और मैं बहुत गुस्से और बहुत दुख से एक बात कहती हूँ, मुझे लगा था मीडिया टूट पड़ेगा। सुई टपक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, नॉट अ वर्ड फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया ऑन हाउ कैन ही गेट अवे बाय सेइंग व्हाट ही डिड। क्या राजनीति में अब इतनी गंध होगी? राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ आप कटु शब्द बोलते हैं, तीखे प्रहार करते हैं, आलोचना करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है मुजरा, और एक बार नहीं कह रहा है, बार बार अपनी स्पीच में कह रहा है। सो इट इज नॉट इवन अ स्लिप ऑफ टंग। मतलब मुझे वो देखकर लगा कि मोदी जी का मुझे इसलिए उन पर अब तरस आता है, मुझे उनकी चिंता है। मुझे लगता है कि वो अब सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं है, क्योंकि कहीं पर उनकी मानसिकता जो है उसको इलाज की दुआओं की ज़रूरत है। मैं ये पूरे जिम्मेदारी से, पूरे सम्मान से और इस देश का नागरिक होने के नाते कहती हूँ। लेकिन अब मैं उस बात पर वापस जाऊँगी जो मैंने कहा था। मैंने आपसे जो बात कही थी कि भाई मोदी जी कह रहे हैं कि वो स्वयंभू हैं। मुझे लगता है देश ही की नहीं, पूरे विश्व की राजनीति उस तरफ जा रही है। गवर्नमेंट्स को ज़्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आज जो अनरेस्ट हम छोटे शहरों में, गांव देहातों में या बड़े शहरों में, मेट्रोज में देख रहे हैं लोगों में, वो इसलिए भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि हम जनता हैं, हम आपकी प्रजा नहीं है कि आपका जो मन में आएगा आप बोलेंगे और एक तरफा कम्युनिकेशन होगा। तो मुझे लगता है कि जो आपकी बात है कि मैनिफेस्टो का कितना इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, बिल्कुल जनता इस पर नब्ज रखती है। मैं आपको छोटा सा एक वाक्य देती हूँ। हमने कर्नाटका में चुनाव जीता, हमारी 5 बड़ी गारंटी थी, उनके बेसिस पर जीता हमने कर्नाटका में चुनाव। और कर्नाटका में वो चुनाव जीतकर हमने वो सारी गारंटीज लागू करी। उस गारंटी को लागू करने का नतीजा है कि लोगों को लगता है हमने अपना मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट किया। वो देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स थी, और आज हम कर्नाटका स्वीप करने जा रहे हैं, या तेलंगाना स्वीप करने जा रहे हैं, या हिमाचल स्वीप करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि गवर्नेंस हैज टू बी मोर अकाउंटेबल। पीपल वांट टू नो व्हाट डिड यू प्रॉमिस, व्हाट डिड यू डू। इसीलिए तो लोग आज पूछ रहे हैं कि 15 लाख कहाँ है, कहाँ है 20 करोड़ रोजगार, कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी, क्यों रुपया और डॉलर एक नहीं है, क्यों पेट्रोल और डीजल 35 पे नहीं बिक रहा है, क्यों किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, क्यों चीन को आप लाल आंख नहीं दिखा रहे। ये सारी बातें बोली गई थी, लेकिन इनमें से कुछ हुआ नहीं। तो यही सवाल तो लोग पूछ रहे हैं। इसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाना चाहिए मैनिफेस्टो को। अब क्या बनाना चाहिए? लीगल जो ना पूरा करे जो वादे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि जो मैनिफेस्टो होता है या हमारा जिसको हम न्याय पत्र कह रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस से बना एक डॉक्यूमेंट है। इसका
जो प्रूफ ऑफ द पुडिंग जिसको कहा जाता है, इसका सक्सेस या इसका फेलियर होगा कि हम इसको कितना इंप्लीमेंट करेंगे। और जनता बहुत जागरूक है, अगर आप इंप्लीमेंट करिएगा तो जनता आपको रिपीट करेगी, अगर आप इंप्लीमेंट करिएगा तो जनता आपको उसका फायदा दिखाएगी, अगर आप नहीं करिएगा तो यही जनता आपको खदेड़ भी देती है। आज कर्नाटका में हमारा अपर हैंड क्यों है? आज कर्नाटका में जहां पर बीजेपी की ज्यादा सीटें थी लोकसभा की, हम क्यों स्वीप करने जा रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने वो करके दिखाया है। आई डोंट थिंक पॉलिटिकल पार्टीज कैन मेक लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसका मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जहां पर लोग आपको फीडबैक दे सकें, जहां पर लोग आपसे सवाल पूछ सकें कि आपने ये कहा था, आपने किसके लिए, कितने लोगों के लिए इंप्लीमेंट किया। तो मैं ये बात किसे बिल्कुल ये हूं कि डिजिटल जितना दुनिया हो रही है, जितना लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, गवर्नेंस विल हैव टू बी मोर अकाउंटेबल, देयर इज नो डाउट अबाउट। अब आप मेरा मुंह खुलवाएंगे कि 19 में उनकी सरकार क्यों बनी, आप जानते हैं मुझसे बेहतर क्यों बनी। पर मैं औजला जी के काम देख रही थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक ही हैज डन, औजला जी के काम देख रही थी, उनके जबरदस्त काम है। सो आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि उन्होंने बहुत काम किया है। मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। कल मैं चंडीगढ़ में थी, उसके पहले मैं पंजाब के किन्हीं और जगहों का भी मैंने दौरा किया। मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि पंजाब इस बार हमें अच्छे नंबर से जिताएगा, और इसलिए आश्वस्त हूँ बिकॉज नेशनल इलेक्शन जो होता है वहाँ पर लोग ये समझते हैं कि इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, इश्यूज जो कि लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल मेजर्स जिससे टैक्सेशन का बर्डन कम हो, जिससे महंगाई में रोका है, ये राज्य सरकारें या छोटी पार्टियां नहीं कर सकते। ये जो काम है ये बड़े दल पैन इंडिया पार्टीज कर सकती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कर सकती हैं, और उसमें हमारा और बीजेपी का मुकाबला है। उसमें आपका जो सवाल है, मैं दो तरह से इसको आंसर करना चाहूँगी। एक तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ और मेंबर हूँ, तो मैं उस तरह से, और दूसरा आई एम अ मदर ऑफ यंग चिल्ड्रन, वन प्री अडल्ट एंड वन अडल्ट। आई थिंक ड्रग का मेनेस सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे देश में भयंकर है, और असलियत ये, तो मुझे ऐसा लगता है ये समस्या सिर्फ पंजाब की अब नहीं रह गई है। आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, जो मुद्रा एयरपोर्ट पर भर भर के पकड़ी जा रही है ड्रग्स, ये कहाँ से आ रही है? और सरकार ने पिछले 10 साल में, हमने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, तमाम हमारे एमपीज ने इस मसले को उठाया पार्लियामेंट में, सरकार इस पर बोलने को तैयार नहीं है, जवाबदेह नहीं है। मतलब जब तक आप इशू के जेनेसिस पर नहीं जाइएगा, आप उसका निवारण कैसे करिएगा? लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी इशू को एक तरफा नहीं देखना चाहिए। यूथ ड्रग ले रहा है, यूथ ड्रग क्यों ले रहा है? यूथ आज ड्रग क्यों लेने पर मजबूर है? क्योंकि यूथ के पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोई भी यूथ, किसी भी समाज में अगर अराजकता बढ़ती है, गुंडागर्दी बढ़ती है, ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ती है, चोरी चवारी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? ये सब जो चोरी चकारी की हरकतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ के पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एक यूथ गेनफुली एम्प्लॉयड है, उसने पढ़ लिख लिया, उसको उसके लायक काम मिल गया, तो उसका सारा फोकस उस पे होता है, उसका सारा फोकस करियर पे होता है, उसका फोकस अपनी फैमिली बनाने पे होता है। इक्के दुक्के ऐसे केस होते हैं जहां पर बच्चों को एडिक्शन हो जाता है, और उसमें बिल्कुल समाज के तौर पर, माँ बाप के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर हमें बिल्कुल उनका रिंग फेंसिंग, प्रोटेक्शन करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये दो चीजें जुदा नहीं है, ये दो चीजें एक्चुअली पैरेलल हैं, and these lines meet at a point, and the meeting point of these lines is that because as governance we have failed to create employment opportunities for our youth, because we have kept a large sections of our youth unemployed, ये मेनेस और बढ़ रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। 65% हमारी आबादी 35 साल से कम उम्र की है। कहीं पर भी आप पत्थर मारिए, सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। पूरा चुनाव बीत गया, मैंने एक भी बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री को रोजगार शब्द ही बोलते हुए नहीं देखा। तो आपके सवाल का साधुवाद कि आप अभी भी चिंता कर रहे हैं उन मुद्दों की जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और इसीलिए हम बेरोजगारी की, हम महंगाई की, हम आर्थिक असमानता की। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं जर्नलिस्ट थी, 1 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ता था, 3-3 दिन डिबेट होते थे टीवी चैनल पर। आज पेट्रोल 100 के पार है, जबकि कच्चे तेल का दाम $70 प्रति बैरल है। हमारे टाइम पर $150 प्रति बैरल होता था। कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहे? आज इतना जीएसटी है कि आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर जीएसटी है। क्यों जीएसटी है भाई? मतलब बड़ी मुश्किल से हरमंदर साहब का लंगर का जीएसटी हटा, नहीं तो उस पर भी जीएसटी लग गया था।
तो मेरा अपना मानना है कि मुद्दा विहीन राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने एक बात बोली 60 पर नहीं था, 58 पर हमने इनको रुपया दिया था 26 मई 2014 को, जिस दिन ये प्रधानमंत्री बने थे। रुपया 84 के पार पहुंच गया है। तो मेरा अपना मानना है, हो सकता है मोदी जी को शतक का शौक हो, जैसे पेट्रोल की सेंचुरी लगाई, हो सकता है रुपए की भी लगाना चाहते हो। जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। 10 साल जनता ने आपको वक्त दिया, लेकिन अब जनता अपने मुद्दे की बात करना चाहती है। अपनी थाली का जो दाम बढ़ रहा है, अपने जो बच्चे बेरोजगार दिख रहे हैं, जो आय कम हो रही है, उस पर जनता चर्चा करना चाहती है। और मुझे लगता है अंततोगत्वा चुनाव उसी पर जाकर होगा। मैं 2-4 बातें यहाँ पर कहना चाहती हूँ। आपके सवालों में बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल जो आपने पूछा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सोशल मीडिया पे उनका कैप्चर है। एक जमाना था जो टोटल कैप्चर था। आज सोशल मीडिया का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट करती है और मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि हम नैरेटिव सेट करते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो अपने घटिया वीडियो से करें, चाहे अपने घटिया पोस्ट से करें, क्योंकि उतनी ही सोच है। जब प्रधानमंत्री मुजरा बोल रहा है तो आईटी डिपार्टमेंट क्या बोलेगा ये आप अच्छी तरह से जान सकते हो, उतनी ही छोटी सोच है उनकी। तो मेरा अपना मानना है कि एक ज़माना था जब वो बहुत डोमिनेट करते थे, फिर उनको मुँह की खानी पड़ी। और हमने, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया नहीं है, उनकी सोशल मीडिया एक फेक न्यूज़ फैक्ट्री है और हमारी सोशल मीडिया एक आईटी सेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया टीम है। हम एक भी फेक न्यूज़ नहीं चलाते हैं, एक भी झूठ नहीं बोलते हैं, एक भी गलत बात नहीं करते, तथ्यों पर आपको हम पूरी तरह से घेरते हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात आपने जो कही, और वो बिल्कुल सही बात है, कि जो मीडिया की स्पेस है, जो मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान का मीडिया है, उसमें विपक्ष के लिए बहुत कम जगह है। हमारी इतनी बड़ी यात्रा हुई, मुझे लगता है आज़ाद हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जैसा कोई मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ही नहीं हुआ, और उसको ब्लैकआउट करने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया ने करा। वो तो जब वो इतना चल गया तो फिर वो भी नहीं कर पाए, उनको भी दिखाना पड़ा। तो मेरा अपना मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ज़्यादातर मोदी जी का चीयर लीडर है। मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी जी से चुनाव के दौरान इंटरव्यू में पूछ रहा है, आप इतने फ्रेश कैसे दिख रहे हैं, आप इतनी रैली कैसे कर लेते हैं, कहाँ से ये शक्ति आती है। मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे पूछ रहा है कुछ रेडबुल वगैरह पीते हैं क्या, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के सवाल है। मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप मणिपुर क्यों नहीं गए 1 साल से, या वो ये नहीं पूछ रहा कि आप तो कहते थे चीन को लाल आग दिखाएंगे, चीन तो आपके घर में बैठा हुआ है, सारा लद्दाख की बात कह रहा है। वो उनसे ये नहीं कह रहा कि भाई 20 करोड़ जो रोजगार थे वो कहाँ है, उसका हिसाब दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, जो हमारी मैसेजिंग है वो डायरेक्ट पीपल पर हम जा रहे हैं। हम जो मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स भी अपने कर रहे हैं, जो हम शहर शहर जाके रैली कर रहे हैं, जो हम जाके इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पर भी एक होने जा रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट लोगों से संवाद करें। और मेरा अपना मानना है कि मैसेजिंग वो स्ट्रांग होती है जो लोगों की बात करे। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, उनके ऐड दिख रहे हैं, पैसा डाल दीजिए, आप बीजेपी से ज़्यादा आपके ऐड दिखने लगेंगे, आपके चेहरे नरेंद्र मोदी से ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन आपको पता है असलियत क्या है? नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी से कई गुना ज़्यादा फॉलोवर हैं। नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं 4 लोग लाइव, राहुल गांधी जी को देखते हैं 4 लाख लोग लाइव। ऐसा क्यों है? सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे बीजेपी के हमसे कई गुना ज़्यादा फॉलोवर हैं। हमारा एंगेजमेंट रेट उनसे 5, 6, 7 गुना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे की बात कर रहे हैं। लोग ना एक लिमिट के बाद लोग ज्ञान नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं बस करो, हमारी बात करो, मेरे घर आए वोट मांगने, मेरी बात करिए, मेरा क्या हुआ 10 साल में। और मुझे लगता है वो होता हुआ दिख रहा है। मणिपुर जाने की हिम्मत और हैसियत नहीं है, चले हैं हमें वीरता का पाठ पढ़ाने। आपको लगता है कि मुझे इस बेवकूफ़ी की बात का जवाब देना चाहिए? सवाल भी तो ऐसा, बात भी तो ऐसे बोले नरेंद्र मोदी जिसका जवाब दूं मैं। ये आपको लगता है ये बात का सवाल का जवाब देने लायक बात है? उनका बेवकूफ़ी का आरोप है। मानसिक रूप से मोदी जी की मुझे बहुत चिंता है। उनको इस समय इलाज की, डॉक्टरों की और दुआओं की ज़रूरत है। हमारी नौकरियां होंगी, उसमें आधी नौकरियां हम महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। हम गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 2500 रुपए महीना, बिल्कुल खटाखट डालेंगे। जिसको इस पर आपत्ति हो वो ना करे, लेकिन 48 लाख करोड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में 2 से 2.25 लाख करोड़ का बजट बिल्कुल निकल सकता है महिलाओं के लिए। और ये सारी चीजें हम ये सोचकर कर रहे हैं। और मैं अभी एमएसपी की भी बात करूंगी कि एक मुर्दा पड़ी अर्थव्यवस्था इन सब चीजों से चलने लगेगी। हर चीज का कैलकुलेशन करके, हर चीज का फिस्कल इंप्लीकेशन देखकर हमने ये किया है। तीसरी बात मैं किसानों की करूंगी, और पंजाब में हूं तो ये बात करनी और भी जरूरी है। किसानों को लगातार छला गया, किसानों के लिए सड़कें खोद दी गई, उनके कीले गड़वा दी गई, 700 किसानों की शहादत हुई, किसानों को आतंकी, मवाली, नक्सली,
ली, पता नहीं क्या क्या कहा गया। जो वादे किए थे वो निभाए नहीं गए। हमने डिसीजन लिया है कि किसान को कानूनी गारंटी देंगे एमएसपी की, कृषि को, बीज को, कीटनाशक को, पेस्टिसाइड्स को, कृषि के उपक्रम को मुक्त करेंगे जीएसटी से और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 72,000 करोड़ 4 से 14 की जो अपनी सरकार थी उसमें माफ किया था 2009 में, और हम फिर से वो करने जा रहे हैं, क्योंकि 16 लाख करोड़ अगर ये देश किस पूंजीपतियों का माफ कर सकता है तो बिल्कुल किसानों की कर्जा माफ होनी चाहिए। चौथी बात मैं करना चाहती हूँ श्रमिकों की। इस देश के श्रमिक जो इस देश की इमारतों को, इस देश की नींव को, इस देश के भविष्य को बनाते हैं अपने हाथों से, उनकी क्या सामाजिक सुरक्षा है। मैं आज अमृतसर में बैठी हूँ। अमृतसर में भी बहुत जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट ऐसी चीज़ें चलती हैं। ये गिग इकोनॉमी एक नई है, बहुत से लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगर उनमें से किसी के पैर में कल को चोट आ जाए, उसके घर वालों का क्या होगा? वो 6 महीने बिस्तर पे कहाँ से कमाएंगे, खाएंगे वो लोग? तो एक गिग इकोनॉमी जो बड़ी बन रही है, उबर, ओला, ऐसे लोग जो उसमें आ रहे हैं, उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा का कानून हम लोग बनाएंगे। हम मनरेगा का मानदेय 400 रुपये प्रतिदिन करने जा रहे हैं, क्योंकि मनरेगा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम वो 2 चीज़ें थी जिन्होंने इस देश को संभाले रखा कोविड काल में भी। और हम 2 बहुत बड़ी चीज़ें और करने जा रहे हैं। हम इस पूरे देश के लिए 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना लाने जा रहे हैं। जैसी राजस्थान में थी वैसी हम यहाँ पर भी चला के दिखाएंगे पूरे देश में। इसमें टेस्टिंग, डायग्नोसिस और इलाज है। और दूसरा हमारा बड़ा जो एक देशव्यापी तौर पे हम करने जा रहे हैं, हम 5 किलो राशन को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो मिल रहा है उसको 10 किलो करेंगे। ये हम कर्नाटका में और तेलंगाना में करते हैं और इसकी ज़रूरत पूरे देश में है। और अंत में मैं बात करना चाहती हूँ भागीदारी की, हिस्सेदारी न्याय की, जो हमारा 5वां बड़ा स्तंभ है। हिस्सेदारी जब तक लोगों की नहीं होगी, जब तक पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की और गरीब सामान्य वर्ग की, इवन सो कॉल्ड अपर कास्ट, जनरल कास्ट के जो गरीब लोग हैं, अगर उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो ये देश समृद्ध नहीं बनेगा। और उनकी हिस्सेदारी तभी होगी जब आपको पता चलेगा कितने लोग हैं, उनके पास क्या है, उनके क्या संसाधन है। और अभी तक वो पता नहीं चल पाया है, क्योंकि 2011 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। कोरोना के बाद विश्व के हर बड़े देश ने सेंसस किया। हम कहते रह गए कास्ट सेंसस कराइए, नरेंद्र मोदी उसके लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए आर्थिक और सामाजिक जनगणना होनी जरूरी है, जिससे जो खाई गरीबों और अमीरों के बीच में बन रही है। 1600 करोड़ रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है देश का रोजाना, और किसान 27 रुपए रोज पर औसतन है। किसान को उसके एमएसपी का दाम नहीं है, लेकिन 1600 करोड़ मित्रों का माफ है। मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए जरूर चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे गरीब के ऊपर जो महंगाई का कहर है, जो बेरोजगारी से गरीब परेशान है, वो उसको कुछ राहत मिले, उसके भले का कुछ काम हो। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा मैनिफेस्टो है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि 6 चरण का चुनाव हो गया है, और अब जब हम 7वें चरण की ओर जा रहे हैं, पंजाब में बड़ा चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पे होगा, बिहार बचा है, अभी काफ़ी सारी जगहें बची हैं। मैं 6 चरण के बाद ये कह सकती हूँ कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार बनेगी जिसमें लोगों की बात सुनी जाएगी, लोगों की अपेक्षाएं और लोगों का प्रतिनिधित्व दिखेगा। एक आदमी के मन की बात से ये देश उकता चुका है, और ये मैसेज हमें साउथ के स्टेट से, ये मैसेज हमें नॉर्थ की स्टेट से और तमामों ऐसी जगहों से मिला जहां पर लोग बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इनॉग्रेशन कर रहे थे, इन लड़कियों को बूटों के तले रौंदा जा रहा था। ये आपने बनाया है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के साथ न्याय कौन करेगा? बिल्किस बानो के दोषियों को आपके लोगों ने छुड़ाया, उनको माला, टीका, लड्डू खिला रहे हैं। वो आज़ादी की लड़ाई जीत कर आए हैं वो आदमी। क्या बात करते हैं मोदी जी? तो मातृशक्ति के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं, वो अगला सेंटेंस मुजरा बोलते हैं, कहते हैं मुजरा कर होना चाहिए, और एक बार नहीं 50 बार बोलते हैं। क्या हो गया है मोदी जी को? औरत को दोयम दर्जा। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ, किसी कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने 4-5 दिन पहले, और हमने इग्नोर किया, उन्होंने चूड़ियों की बात करी थी। क्या होती हैं चूड़ियाँ? चूड़ियाँ कमजोरी की निशानी है, चूड़ियाँ सशक्तिकरण की निशानी है। जो औरत हाथ में चूड़ी पहनती है वही घर चलाती है, वो देश भी चला सकती है, वो जन्मदाता है। किस तरह की बातें करते हैं मोदी जी? मोदी जी औरत को दोयम दर्जे वाली समझते हैं। औरत को दर्जा उन्होंने बनाया हुआ है, वो समझते हैं कि मुजरा, जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, चूड़ियां जो शब्द का प्रयोग किया, ये गलत है और सर्वथा गलत है। स्वाति का मालिका जो इंसिडेंट है उसको कैसे देखते हैं? मेरा अपना मानना है कि अगर कहीं पर भी किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है, मेरा अपना मानना है अगर कहीं पर भी कोई ऐसी शिकायत आती है, बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए, पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, और उस औरत को न्याय मिलना चाहिए अगर उसके साथ गलत हुआ है।
दूसरी तरफ से भी कुछ बड़े सारे तथ्य और वीडियो लगाए गए हैं। हम जांच एजेंसी तो है नहीं, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। औरत के खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो जांच की जिम्मेदारी जांच एजेंसीज की होती है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन औरत के खिलाफ अपराध को आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। मैं तो जब हमारी राजस्थान में सरकार थी तब भी बोलती थी वहां पर, मैं हाथरस, लखीमपुर, शाहजहांपुर पर चुप हो जाऊं, मैं उन्नाव पर चुप हो जाऊं, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप हो जाऊं, मैं उत्तराखंड की अंकिता भंडारी पर चुप हो जाऊं, मैं बिल्किस बानो पर चुप हो जाऊं, मैं आईआईटी बीएचयू में जो मास रेपिस्ट हैं वो बीजेपी की आईटी सेल के गुर्गे हैं उन पर चुप हो जाऊं और लपक के आ जाऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब किसी और पार्टी का मामला हो। यही तो असलियत है मोदी जी की और उनकी महिला मंत्रियों की। और मुझे एक बात का बड़ा खेद है, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, कल मोदी जी ने शब्द बोला मुजरा। मोदी जी की बाल विकास मंत्री वो उस बाइट को चला रही है ट्वीट पर, आपको शर्म नहीं आ रही है? एक महिला हो कि आपको विरोध करना चाहिए, आपको फोन करके कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी ऐसी शब्द मत बोलिए, ये औरतों के खिलाफ होते हैं, ये शब्द, ये बड़े सेक्सिस्ट शब्द हैं, ये नारी विरोधी शब्द हैं। वो बाइट चला रही हैं अपने ट्विटर हैंडल से। मतलब क्या हो गया है सरकार को और इनके लोगों को? I do feel and I have traveled great deal by the Indian Railways as a student, because I used to study in Delhi and my hometown was in Lucknow. I would take a train as much as I could. I believe that Indian Railways has been single-handedly destroyed by this government. आप बड़ी-बड़ी वंदे भारत की, बड़ी-बड़ी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। जो आम पैसेंजर ट्रेन है वो 10-10, 12-12 घंटे लेट चल रही है। आम ट्रेनें आपने कम कर दी हैं। गाजर मूली की तरह उसमें गर्मियों में लोग भरे हुए हैं, टॉयलेट में भर के लोग यात्रा कर रहे हैं। गरीब का सबसे प्रेफर्ड और सबसे सस्ता साधन भारतीय रेल होता था। आज दिल्ली और लखनऊ के बीच की फ्लाइट 3300 रुपए की है और ट्रेन का टिकट 2200 रुपए है। ये क्या कर दिया है मोदी जी ने? तो मुझे लगता है कि भारतीय रेल को पूरी तरह से तबाह करने का, प्राइवेटाइजेशन का, सिर्फ अपने मित्रों को वहां पर मौका देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर कहेंगे कि हम बड़े सक्षम हैं, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, तो उनका कोर वोट कौन है? ऐसे ही थोड़ी मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि कांग्रेस ने कितना बड़ी भूमिका निभाई है आज़ादी के आंदोलन में। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको पता है कि दूध की मक्खी की तरह से बीजेपी आरएसएस को निकाल रही है। आप निकालिए, आपके द्वंद्व पर टीवी पे इंटरव्यू भले नहीं होंगे लेकिन कार्यकर्ता तो आपके लिए नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आपने क्योंकि आंकड़ों की बात करी, दो बहुत चिंताजनक आंकड़े हैं। एक जो यकायक 11 दिन बाद वोट बढ़ जाता है, 1 करोड़ वोट बढ़ गया 4 फेजेस में। और दूसरा चिंताजनक ये है कि कई कंस्टिट्यूएंसीज में जहां पर वोटर बढ़े हैं, लिस्टेड वोटर्स बढ़े हैं, वहां पर वोटिंग पिछले चुनाव से कम हुई है। तो वोटर सप्रेशन जो हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तमाम ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर लोग पोलिंग बूथ पर गए पर उनको वोट देने का वक्त नहीं दिया गया। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का 4 जून को जो हश्र होगा वो आप सब देखेंगे। बीजेपी में, पहले मैं अभी मेरी बात कर लूं, उन्होंने क्या कहा? वो तो दिन भर बोलते रहते हैं, वो तो मुजरा मुजरा बोल रहे हैं, उन पर क्या बोलूं मैं? छोड़िए उनकी बात को, मैं अपनी बात करूंगी। तो बीजेपी का 4 जून को क्या हश्र होगा वो आप देखिएगा, क्योंकि बीजेपी में जो सिर फुटौल है वो मीडिया भले ना दिखाए। आपको मैं शुरुआत करती हूं गुजरात से। रूपानी जी चीफ मिनिस्टर थे, पाटिल जी अध्यक्ष थे, दोनों के बीच में बातचीत नहीं थी। अमित शाह जी और योगी जी की बातचीत नहीं है। योगी जी के खिलाफ 200 विधायक धरने पर सदन में बैठकर अनशन करते हैं। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान की बातचीत नहीं थी। गुलाब कटारिया, पुनिया जी, शेखावत जी, वसुंधरा राजे जी, कितने कैंप थे राजस्थान में मुझे पता नहीं है। और असलियत यह है कि संघ और मोदी जी के बीच में जो खींचतान चल रही है उसका नमूना जेपी नड्डा जी ने बड़ी बिल्कुल साफ तरीके से दे दिया है कि अटल जी के ज़माने में आरएसएस की ज़रूरत थी, अब हम बहुत सक्षम हैं, हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ईश्वरी बुद्धि में उनकी बैठ गया, ऐसी बातें वो कर रहे हैं और इसीलिए उनके वोटर वोट देने नहीं जा रहे हैं। बहुत साधुवाद। नरेंद्र मोदी कहते हैं उनकी 56 इंच की छाती है, लेकिन 56 इंच की छाती के अंदर जो कलेजा है ना वो चूहे का कलेजा है। अगर नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत होती तो इस देश के मणिपुर जाते, अगर हिम्मत होती तो पूरा लद्दाख सड़कों पर था वहां जाते, अगर हिम्मत होती तो टीवी चैनल पर आकर ये नहीं कहते चीन के बारे में 20 जांबाजों की शहादत के बाद। कोई घुसा हुआ नहीं है, कांग्रेस के अंदर हिम्मत नहीं है, कांग्रेस ने शहादत दी है। और जब पूरा विश्व हमारे खिलाफ था तब इंदिरा जी ने आंख में आंख